नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में बात विज्ञापनों के भ्रमजाल की जानने की कोशिश करेंगे। क्या है भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार की नई गाइडलाइंस? भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए नई गाइडलाइंस की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी? नई गाइडलाइंस मीडिया के किन प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी? क्या होते हैं भ्रामक और सरोगेट विज्ञापन? सरोगेट विज्ञापनों पर भी क्या लागू होगी नई गाइडलाइंस? क्या विज्ञापनों का हिस्सा बनने वाले सेलिब्रिटीज की जवाबदेही भी तय होगी इन गाइडलाइंस के बाद? पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन विशेषज्ञ मेहमान हैं। रेखा अग्रवाल हैं, कंज्यूमर लॉयर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रहलाद कक्कड़, जिनको सब जानते हैं एड गुरु के तौर पर, एड फिल्म मेकर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में सोनल डबराल भी हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। सोनल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुरुआत यहां जनता जनार्दन से करते हैं। जब विज्ञापन की दुनिया देखते हैं या फिर टेलीविजन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप विज्ञापन देखते हैं तो जहन में क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले क्या आता है? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम काफ़ी ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ ही सबसे सब कुछ है, हम बस उसी को खरीद लें, चाहे कुछ भी हो। इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है। मतलब इतने बड़े बड़े ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स जिनके फ्रंट पेज पे ऐसे ऐसे एड्स आते हैं, तो एक आम आदमी तो इम्पैक्ट होता ही होता है। मतलब और एजुकेटेड पर्सन भी उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि मतलब ये चीज़ें हम ले लें या इनसे इन संस्था से हम जुड़ जाएं, ये सब चीज़ें। मतलब इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी, रेखा जी, हम जो नई गाइडलाइंस है उस पर बाद में आएंगे। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि विज्ञापनों को जो तैयार किया जाता है या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है, उसके पीछे क्या मंशा क्या होती है? देखिए, हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को व्यापार करने की आज़ादी है और जो हमारा संविधान है उसके तहत तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। तो जब हमको व्यापार करने की आज़ादी है तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं करेंगे, विज्ञापन नहीं करेंगे, तो लोग उसकी तरफ, उस वस्तु की तरफ या उन सेवाओं की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो अपनी चीज़ को या अपनी वस्तु को या अपनी सेवा को सुंदर बनाकर जब तक नहीं दिखाएंगे तो कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं है। एक तरफ कस्टमर है, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर जो है उसको मुनाफा कमाना है, किसी भी तरीके से वो मुनाफा करने को तैयार है कि मैं कैसे मुनाफा कमाऊँ। उस मुनाफा को कमाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं उनके पास जाते हैं कि देखिए हमारी चीज़ को आप प्रोजेक्ट करिए मीडिया के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जिससे आम व्यक्ति जो है उसके ऊपर आकर्षित हो और उसको खरीदे। जी, और विज्ञापन की दुनिया से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्ति हमारे साथ हैं वर्चुअली, प्रहलाद कक्कड़, जिनका मैंने अभी परिचय करवाया है, परिचय की मोहताज नहीं है। प्रहलाद जी, जब आप के पास कोई प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बनाने की ख्वाहिश लेकर कोई आता है तो किस मंशा से आप विज्ञापन तैयार करते हैं? देखिए, हमारे जब मैंने शुरुआत की थी तो इतना कम्पिटिटिव नहीं था विज्ञापन की दुनिया। केवल लगभग 10-12 प्रोडक्शन हाउसेस थे, 10-12 बड़ी बड़ी एजेंसीज थी और उनमें तालमेल काफी अच्छा हुआ करता था। तो वी हैड द लिबर्टी टू टर्न ऑन एंड से नहीं, आई डोंट एग्री विद आइदर सिगरेट और लिकर और फेयरनेस की। उसमें बहुत हमने वी वॉकड अवे फ्रॉम इट। आजकल का कंपटीशन इतना बढ़ गया है दैट आई डोंट थिंक आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं दे हैव दैट काइंड ऑफ अ चॉइस लाइक वी हैड। बिकॉज एक दो हम रिफ्यूज भी करते हैं तो 5-6 और भी खड़ी हुई थे लाइन पे। तो हमें हमारे बिजनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। बट टुडे आई थिंक इट्स अ लग्जरी कि आप ना कह दें किसी प्रोडक्ट के बारे या किसी क्लेम के बारे, क्योंकि आपको फिर वो फिर मिलेगा नहीं, तो कोई और कर लेगा। हाँ, तो इसलिए करना ही पड़ता है, एक मजबूरी भी हो गया है इस पेशे के साथ और आप तमाम लोगों के साथ। सोनल जी, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर रेखा जी ने भी ये कहा कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं,
तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन विज्ञापन के नाम पर आप कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। भ्रमित करके क्या अपने प्रोडक्ट को बेचना ये सही है क्या? इस सवाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, अगर आप इसको एक नजरिए से देखें कि भ्रमित करके कोई भी चीज बेचना जी बिल्कुल सही नहीं। और मैंने इतने साल एडवर्टाइजिंग में काम किया, मैंने विस्कीज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट्स लिखे हैं। तो भ्रमित करके किसी को कुछ भी चीज बेचना बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा तो ये मानना है, जो पहली चीज जो गवर्नमेंट ने कही है कि खासकर बच्चों को मिसलीडिंग एड्स देना, तो वो मेरी किताब में वो बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है। ना मैंने कभी किया है और ना एजेंसीज में जिनमें मैंने काम किया है ज्यादातर ऐसा हुआ है। रही बात लेट्स से तंबाकू या टोबैको रिलेटेड एड्स की, तो वो तो मैं पर्सनली पसंद नहीं करता, तो वो भी बिल्कुल सही है कि दे कम अंडर अ स्कैनर। पर दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपको यह है कि अगर एक ब्लैंकेट रूल बना दिया जाए कि कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग की सरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये जो ये आदमी एडवर्टाइजिंग कर रहा है ये एक्चुअली सरोगेट एडवर्टाइजिंग है या नहीं, तो वो जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि इसके ऊपर ये ब्लैंकेट रूल ना बने। जैसे अब देखिए, लिकर ब्रांड्स भी हैं कितने जिन्होंने बड़ी बड़ी सक्सेसफुल प्रॉपर्टीज बनाई हैं, विच आर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस बाय देमसेल्व्स जी। whether it's a cricket team, a soda water or a fashion tour or a festival। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल केसेस देख के रादर देन ब्लैंकेट रूल बना के अप्लाई किया जाए। प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं सरोगेट विज्ञापनों की अगर देख रहे हैं कि शुरुआत हो गई है या फिर इसमें चलन काफी बढ़ गया है, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में ये सरोगेट विज्ञापन नहीं हुआ करते थे। उसकी वजह क्या ये भी है कि उस दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर आज पाबंदी है, चाहे फिल्मों में दिखाने पर, चाहे विज्ञापन उसके दिखाने पर? उस दौरान वो फिल्मों में भी दिखाए जाते थे, फिल्माए जाते थे, दिखाए जाते थे पर्दे पर, और उनके विज्ञापन भी आते थे। विज्ञापनों पर रोक लगाने की वजह से शुरू हुई है ये नया चलन। जी नहीं, हमारे टाइम पे जब हम व्हेन आई जॉइंड द प्रोफेशन, और सोनाल आल्सो joined little while later, तब दबाव नहीं था क्योंकि it wasn't illegal to advertise liquor or tobacco। तो liquor और tobacco actually legal हुआ करता था। फिर उनने बैन कर दिया उसको, liquor और advertising के ads को बैन कर दिया। तो फिर they started trying to find different ways to actually advertise। अभी क्या है कि take for instance red and white cigarettes, उनने एक अवार्ड शुरू किया है, रेड एंड व्हाइट सिगरेट अवार्ड, जो लोगों को बहादुरी के लिए देते हैं। नाउ आर यू गोइंग टू बैन दैट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ सिगरेट? तो दिस इज व्हाट सोनाल इज सेइंग। सोनाल जो बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट व्हाट यू कॉल बैन, यू हैव टू टेक इट इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल। और अगर आप रेड एंड व्हाइट सिगरेट के करेज के अवार्ड को आप बैन करने वाले हैं because you think it's a surrogate advertising, then you have to ban Kingfisher Airlines as well। तो वो भी surrogate है, तो आप कैसे करेंगे ये? जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या सरोगेट जो विज्ञापन उसको लेकर भी गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? सर, मेरा एक डाउट है कि चलो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है, एक माध्यम है मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, लेकिन क्या एक मैन्युफैक्चरर की इतनी ही ड्यूटी है कि वो अपना प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करे? क्या एक वो सोशल बीइंग नहीं है? हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। एक इमोशनल जो कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन है उस पे, बच्चों पे, या फिर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया कि कुछ सीरम वगैरह होती है, 2-3 ड्रॉप लगाओ, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सोशल क्या इम्पैक्ट है। फिर बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो क्या हमारी एक मोरल ड्यूटी नहीं होती है कि जो भी हम शो कर रहे हैं, तो जो सोशल इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए। जैसे कि 2000 के बाद इंडिया में सारे टेलीविज़न ऑलमोस्ट सबके घरों में आ गए थे 2000-2002 के बाद, पर CCPA 2020 में बनी। आखिर इतने सालों तक
एडवर्टाइजर्स जो थे वो कंटिन्यू हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशंस करते रहे। क्या इतने साल हमें क्यों लग गए इस चीज़ को बनाने में, सीसीपीए जैसी एक इंस्टीट्यूशन बनाने में, फिर हम इतना अच्छा गाइडलाइंस लाने में, इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाने में हमें 20 साल से ज़्यादा क्यों लग गया? क्या हम इतने अवेयर नहीं थे? और अगर अवेयर थे हम इतना, तो फिर हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड क्यों नहीं करते थे? पहली चीज़ तो ये। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर जैसे एडवर्टाइजर्स आते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, उसको जो दिखाया जाता है वो तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, पर उसके जो डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं कि डिस्क्लेमर आते नहीं, पर आते हैं, पर वो इतने तेज़ी से 2 सेकंड 3 सेकंड में बोल दिए जाते हैं कि एक नॉर्मल बंदा या बच्चा जो भी उसको नहीं माइंड करता है वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। रेखा तो जी। क्या शिक्षा भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मैम? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सीसीपीए जो है आखिर 2020 में बनी है, क्योंकि 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण कानून, उसके अंदर जबकि हमारे कानून बनाने वाले लोगों ने उसकी कोशिश करी थी उसके अंदर सब चीज़ें आ जाए जहां पर उपभोक्ता को प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे देश के अंदर हमें गांधी जी को नहीं भूलना चाहिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि कस्टमर इज़ किंग। जो व्यापार है वो कस्टमर की वजह से ही चलता है, अगर कस्टमर नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 1986 के कानून में बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे, पर उसके बावजूद धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ज़्यादा विकसित हो गया, तो उसके बाद में और जो कस्टमर्स की जो बाइंग पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि कुछ कमियां, इतने स्ट्रॉन्ग कानून के बाद में भी जो एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, उनके जो एक पर्पस है वो कहीं पर लोगों को गुमराह कर रहा है। था प्रॉफिट कमाना, पर वो किसी को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के वो गलत है, गैर कानूनी काम हो रहे थे। इसीलिए आखिर के अंदर 2019 में जो उपभोक्ता कानून के अंदर संशोधन हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद में सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन हुआ। साथ साथ आपने ये कही कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स है इसके अंदर जो डिस्क्लेमर होता है वो बहुत जल्दी से निकल जाता है। इन्हीं बातों को रोकने के लिए 2019 के अंदर जो कानून बना है उसके अंदर सीसीपीए जो बना गया है, जो जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेंट भी कर सकता है, और साथ साथ सीसीपीए जो है उसको ये अधिकार है कि वह स्वतः यानी कि स्वो मोटो किसी चीज़ जो उनकी नज़र के अंदर आती है कि भाई ये गलत हो रहा है, व्यापार के नाम पर ये गलत हो रहा है, ये एडवर्टीजमेंट गलत हो रहा है, उपभोक्ता जो है उसको साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वो उसका संज्ञान लेके उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करा के उसको सजा भी दे सकते हैं। जो डिस्क्लेमर की आपने बात कही ये बिल्कुल गलत है। उसी चीज़ों को रोकने के लिए सीसीपीए जो बना है, और अब जो नए कानून के बाद के अंदर और जो हाल ही में जो गाइडलाइंस आई हैं अभी कुछ ही दिन पहले, उसके अंदर इस बात को तय कर दिया गया है कि आप जो डिस्क्लेमर देंगे वो इतना सही शब्दों के अंदर होगा कि जो कंज्यूमर है जब उसको पढ़ता है तो वो सावधान हो जाता है, वो आपके एडवर्टाइजमेंट से इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं हो जाएगा कि वो उसको खरीद लेगा कि भाई ये फलाना सेलिब्रिटी है। किसी भी बड़े क्रिकेटर की बात करें या बड़े किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें, तो अगर वो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि ये वस्तु मैंने इस्तेमाल करी है या मैंने खरीदी है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, या ये सेवाएं जो है ये बहुत अच्छी है, क्या वो सेलिब्रिटी जो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर, विज्ञापन के अंदर आता है, क्या वो इस बात की गारंटी लेता है कि ये चीजें वाकई में बहुत अच्छी हैं? जी तो इस सोनल चीजों जी, के ये लिए एक disclaimer। बात मैंने अभी हाल ही में एक विज्ञापन में देखी जिसमें एक सेलिब्रिटी, बड़ी फिल्म एक्ट्रेस, वो अचार का एडवर्टीजमेंट कर रही थी, और जो अचार वो चाटती हुई उंगलियां थी, वो उंगलियां भी उनकी खुद की नहीं थी, डबल की थी। यानी कि वो ऐड करते हुए भी उस अचार को नहीं चाटती हैं, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि फलाने ब्रांड की चीज़ें खरीदी जाएं, ये बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी हैं। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के साथ, जो कि भगवान होता है, यहाँ पर बात कही गई है कि ग्राहक आपका भगवान है, गांधी जी ने भी इस बात को कहा था, उसके साथ धोखा नहीं है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो रेखा जी ने भी बात कही है कि जो नया रूल आया है, ये रूल अच्छा है, क्योंकि ये देखिए कि मैं ये नहीं मानता कि कोई सेलिब्रिटी जो ऐड कर रही है वो जरूरी है कि उस प्रोडक्ट को वो पिछले 5-10 साल से इस्तेमाल कर रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर सेलिब्रिटी को ये देखना बहुत जरूरी है कि जो जो चीज बोली जा रही है उस प्रोडक्ट के बारे में वो सही है और वो प्रूव करी जा सकती है, और जब वो कंज्यूमर उसको लेगा तो जो जो बात कही जा रही है वो 16 आने सच है, 100% इट्स ट्रू। ये बहुत जरूरी है। प्रहलाद तो जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये उंगलियां चाटते हुए अगर दिखा रहा है तो एंड मेरा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, मैंने 2-3 सेलिब्रिटीज के साथ पिछले 3-4 सालों में काम किया, और हर उस सेलिब्रिटी ने वो
पॉसिबली इस तरह के एड्स भी थे, उन्होंने पहले ये जानने की पूरी कोशिश करी कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, राइट? जी। तो ऐसा भी हो रहा है। पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और रेखा जी ने भी जो कहा है, ये जो कानून जो नया आया है, ये अच्छा है ये कानून, कि जो सेलिब्रिटीज आ रही हैं और कैमरे के सामने कुछ बोल रही हैं, तो वो उस बात पे दे आर कमिटेड, ये सही है। प्रहलाद जी, क्योंकि बहुत जी, सारे क्या है? फिल्म स्टार ऐसे रहे हैं जो कि फिल्मी पर्दे पर तो चमक गए थे, लेकिन एड वर्ड में आपने उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप उस दौर से जुड़े हुए हैं एडवर्ड से, तो क्या जो सेलिब्रिटी कहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या वो उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए उनको? जो ये डबल स्टैंडर्ड जो कह रहे हैं, और सरकार को मजबूरी एंटर करना पड़ा है इस फील्ड में कि ये रूल सेट करे, इज अ फेलियर ऑफ द कम्युनिटी। सब दुनिया में ऑल द मेजर नेशंस सेल्फ सेंसर एडवर्टाइजिंग, और दे आर फार मोर स्ट्रिक्ट देन द सरकार, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स अपने आप ही देखते हैं कि ये सबलिमिनल है, साइकोलॉजिकल है, हकीकत है, क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, दे आर फार बेटर। उनका समझना बहुत सुपीरियर होता है। बट वी एज अ कम्युनिटी, एज एन एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी, हैव फेल्ड टू सेल्फ सेंसर, विच इज व्हाई सरकार को आना पड़ा एंड पुट रूल्स है। बट जब सरकार रूल्स आते थे रीजनेबली within the ambit, but kabhi they are high-minded. So one size does not fit all. What Sonal is saying is that one size does not fit all. So there should be a regular board, like censor board hota hai, वैसा होना चाहिए, where all ads should go through. और जी, जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी है, उनसे ही पूछ लेते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई गाइडलाइन लाई जाती है, कोई बिल या फिर कोई कानून तय किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों में कमी है, हम उतने जागरूक नहीं हैं, हम इतने चाक चौबंद नहीं हैं। क्या ये बात सही है? हम लोग जागरूक है नहीं, ये अलग बात है, लेकिन क्या है कि अभी हम लोगों का ठीक है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो थोड़ा सा अर्बन एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों का ठीक है, लेकिन जो लोकल एरिया में रह रहे हैं उन पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये है कि वो जागरूक, एजुकेशन नहीं है तो थोड़ा सा जागरूकता का फ़र्क तो पड़ेगा ही उन लोगों पे। और आप, एक मेरा थोड़ा छोटा सा सवाल है। जी 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 ये सवाल ये है कि अब अर्बन एरिया में जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, टीवी पे आता है, उन चीज़ों को तो देख लिया जाता है, उन चीज़ों को ये आपका एजेंसी देख लेगी, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे यूपी और बिहार एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट के कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस पे आती है, तो क्या ये उनकी भी, मतलब उनको भी सर्विलियंस में रखा जाएगा? जी रेखा जी, क्या ये रख पाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग सब बड़े शहरों में ही रहते हैं और हमारी बुद्धि उसी तरीके से चलती है। परंतु हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है पिछड़े वर्ग के अंदर रहती है। जैसे आपने 2 राज्यों का भी अभी नाम लिया, तो जो भी इस तरह के विज्ञापन आते हैं, भले उन अखबारों में आते हैं, बहुत ही डूबियस नेचर के वो अखबार भी होते हैं, डूबियस एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। ये भी नहीं पता होता कि जिसने वो एडवर्टाइजमेंट दिया वो वाकई के अंदर है भी कि नहीं, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, वो मैन्युफैक्चरर जो है वो है भी कि नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी जो CCPA है वो संज्ञान ले सकती है, अपने आप ले सकती है और उसके अंदर इंक्वायरी कर सकती है। देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसके अंदर इस बात को माना गया, जैसे मैंने पहले कहा कि कंज्यूमर इज किंग, जिसको गांधी जी ने भी कहा, और हर उपभोक्ता के ये अधिकार है वैल्यू फॉर मनी, जिस चीज़ों को वो खरीदता है उसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो 3 अधिकार उसके साथ साथ हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान अपने आप मिलना चाहिए। दूसरा राइट ऑफ चॉइस, यानी कि उसको ये अधिकार होना चाहिए कि मैं 2 चीज़ों को कंपेयर करके खरीद सकूं कि जो मेरे लिए वाकई में सही है। नहीं, यानी ये नहीं कि उसके ऊपर थोप दिया जाए कि नहीं आपको यही लेना पड़ेगा। वो अगर विज्ञापन इस तरह का उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि नहीं यही चीज़ सबसे ज़्यादा सही है और उसके अंदर कोई उस तरह का मापदंड नहीं दिखाया गया है। उसमें मैं रोकना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती तो नहीं की जाती, आपको चॉइस तो, अगर एक प्रोडक्ट का विज्ञापन कहता है कि मेरी चीज बेहतर है तो दूसरा भी है, तीसरा भी है। जैसा कि प्रहलाद जी ने भी कहा कि ये तो हमारी कहीं ना कहीं कमी है, खामी है कि हम इतने जागरूक नहीं हैं, इसीलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और गाइडलाइन तैयारी करनी पड़ी। आपने प्रतिबिंब जी बिल्कुल सही सवाल पूछा,
क्योंकि मैं इसमें मिसाल देती हूँ, अगर हम किसी हेल्थ ड्रिंक की बात करते हैं, बहुत फेमस ब्रांड्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, जहाँ पर वो ये कहा जाता है कि अगर आप अपने इस बच्चे को ये वाला दूध में मिला के घोल के देंगे तो आपका बच्चा जो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या वो दौड़ के अंदर सबसे आगे आएगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, फिजिकली वो बहुत फिट होगा। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए आए हैं, आप ये कहेंगे कि मेरी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, परंतु जो उसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, आपको ये कंपेयर करके बताना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के अंदर 10 तरह की हेल्थ ड्रिंक्स निकलती हैं जो आप दूध में घोल के अपने बच्चे को दे सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मेरी ड्रिंक जो है वो बाकी ड्रिंक से बनिस्बत बेटर है और उसके अंदर आपकी जो हाइट है ज़्यादा बढ़ती है या आपका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है, तो आप किस बेसिस के ऊपर, किस कसौटी के ऊपर आपने अपनी चीज को आजमाया है, ये बात आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियर करनी पड़ेगी कि देखिए ये हमने मार्केट सर्वे किया है और इसके बाद में हम छाती ठोक के कहते हैं कि मेरी चीज जो है वो सबसे बेटर है। उसके बाद इसका इस ऐसी स्थिति के अंदर जो कंज्यूमर होता है, जो पढ़ा लिखा है, उसको ये चॉइस होती है, वो नीचे पड़ेगा कि अगर कोई कहता है कि मेरी चीज सबसे अच्छी है तो वो क्यों कह रहा है। आजकल मार्केट जाते देखते हर्बल के नाम पर मार्केट पूरा भरा हुआ है। हम जो कंपोजिशन देखते हैं उसमें पीछे, कि हम पढ़े लिखे हैं, हम देख लेते हैं, देखते हैं उसमें मतलब केमिकल्स होते हैं, लिखे रहते हैं, ठीक है। इन पर क्या है, मतलब इन पर इस पर तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए ना, आप कंज्यूमर हैं, आप यहाँ पर बाजार को चलाने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसकी जो मुहिम है सरकार की, वही है जागो ग्राहक जागो। तो जब तक ग्राहक जो है वो खुद जैसे कहते हैं ना जागरूक नहीं होगा और अपने अधिकारों के बारे में विकसित नहीं होगा, तब तक भले कितने भी कानून बन जाएं, जो ये गलत तरह की जो प्रथाएं जो है व्यापार के नाम पर वो चलती ही रहेंगी। तो कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं लालच जो करने की जो एक आदत होती है कि मैं फटाफट ये चीज़ मैं कर लूँ, जिसको कहते हैं ना क्विक गेन्स जो करने की जो एक आदत जो कंज्यूमर की भी होती है, उसके ऊपर भी जिसको कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन है जो लाना पड़ेगा। आपने बात करी ड्रिंक को लेके, तो हम एक ऐड आता है जिसमें कि दोस्ती यारी को दिखाते हैं, फिर लास्ट में एक बिस्की का ब्रांड आ जाता है जो कि बेल नोन बिस्की है, और फिर लास्ट में कई बार उसका डिस्क्लेमर भी आता है। बट मैम इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यूथ को फिर वो गलत डायरेक्शन में लेके यार कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट वैसे होता है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, पर उनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो जो न्यू मतलब मैं समझ गया, हर्बल के नाम पर कुछ भी बिक रहा है बाजार में, उस पर भी क्या गाइडलाइंस हैं? जी, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं जो हैं, वो प्रोडक्ट्स को क्या नाम है, बस ये होता है ना उनके माइंड में कि यार ये अच्छा दिख रहा है, यही लेना है, यही लेना है। इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, ठीक है, उनको बस ये लगता नहीं हाँ यार इसने 2 दिन में गोरी होगी, मतलब किसी ने भी दिखाया कि 2 दिन में गोरा हो गया यार। प्रहलाद जी, यहाँ पर बात चल रही है कि ग्राहक एड दुनिया से जुड़े हुए या प्रोडक्ट बेचने वाले ये कहते हैं ग्राहक जो है वो सर्वोपरि है, फिल्मों से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि दर्शक ही उसका माई बाप है, सब कुछ है। लेकिन देखा गया है कि जिस तरीके से ट्रिकी वे में अपना प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस माई बाप को चूना लगाने का प्रयास ज्यादा किया जाता है, जिसको रोकने की कोशिश इस गाइडलाइन के द्वारा की जा रही है। नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी है, द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल एडवर्टाइजर्स, जो इसको सब फटाक से ढूंढ सकते हैं। द एथिक्स एंड द मोरालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट जज बाय एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स। अगर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स और 2-3 सरकारी बाबू को लेके एक कमिटी नहीं बनाई विच कैन एक्चुअली प्रीव्यू ऑल एडवर्टाइजिंग, ऐसे तो होता रहेगा। देयर विल बी ऑलवेज ग्रे एरियाज वेयर दे कैन एस्केप लीगली। ये डायलॉग बहुत जरूरी है। जो यही बात मैं एक और कहना चाहता था कि ब्लैंकेट रूल कभी भी चल नहीं सकता। एक डायलॉग जरूरी है मार्केटियर, एजेंसी और गवर्नमेंट बॉडीज के बीच कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए। क्योंकि वो रेखा जी ने कहा कि कस्टमर इज किंग, और जो गांधी जी ने कहा था, विच इज फैंटास्टिक। और एडवर्टाइजिंग तो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज सर्विंग दैट नोशन। अगर एडवर्टाइजिंग ना होती, अगर आप सोचिए, अगर एडवर्टाइजिंग को बैन कर दिया जाए, कल को निकाल दिया जाए एडवर्टाइजिंग को, तो प्राइसेस का क्या होगा, कंपटीशन का क्या होगा, वो निरमा कहां से उपजेगा, जो कि यूनिलीवर को जिसने चैलेंज किया। छोटे छोटे ब्रांड्स का क्या होगा अगर हम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, इसीलिए किसी भी तरह का ब्लैंकेट रूल कैन बिकम अ लिटिल डेट्रीमेंटल टू फेयर प्रैक्टिस।
इज व्हाट माय पॉइंट हैज बीन। जी जी, नहीं सही बात यह है कि सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उसके लिए भी बाकायदा विज्ञापन किया जाता है। जो सोनल ने कहा बहुत सही बात कही है कि भैया विज्ञापन नहीं करेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी कैसे? बिल्कुल सही कहा सोनल जी ने। और जैसे पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जब तक कोई चीज सामने आपके नहीं आएगी, आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी, जिसका विजुअल इंपैक्ट नहीं होगा, जिसका कोई वोकल इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि कौन सी चीज बाजार में मिलती है और आप उसको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। बस सरकार भी जो करती है, जैसे अब जागो ग्राहक जागो की जो मुहिम मैंने बताई, सरकार भी उसका विज्ञापन देती है। तो जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई मुहिम है, जब तक कोई विज्ञापन नहीं होगा तो लोग उसके बारे में अनजान रहेंगे। सिर्फ कहने की बात यहां पर यही है कि कुल मिला के अगर हम लोग सब यहां पर, अगर जो मैन्युफैक्चरर है या जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी जो रन करता है या जो बीच के अंदर जो मिडिल मैन है, सब हम यहां पर मुनाफा कमाने के लिए, सिर्फ जो दूसरी तरफ है वो एक कस्टमर है, उन दोनों के बीच में जो बैलेंस किया जाए कि कस्टमर के जो अधिकार हैं वो कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, उसको भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उसकी जो है पैसे भी उसके जेब से निकल जाए, उसकी सेहत को नुकसान हो, उसकी जो मनोविज्ञान की जो स्थिति है उसके ऊपर असर हो, अचानक वो गोरा नहीं हो जाता है। जैसे अभी किसी गेस्ट ने अभी बात करी कि मैं गोरा नहीं हुआ। हमारे देश में अभी तक इस तरह के गोरा और काला की जो एक सिचुएशन, जैसे अंग्रेज चले गए पर अभी तक हम जो गोरा जो एक हमारे सिंड्रोम है फेयरनेस का, वो अभी तक हमारे से निकला नहीं है। बच्चे हैं हमारे सबसे आगे निकल जाएं, तो जो इस तरह की जो एक कंपटीशन की जो एक भावना है होनी चाहिए, परंतु वो पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स जरूर करिए, पर जिसके लिए कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को मत बेच दीजिए, डोंट सेल योर सोल। आप ये याद रखिए कि जो कस्टमर है वो भी आप ही की तरह इंसान है, उसकी हेल्थ को मत, सबसे पहले बच्चों को मत टारगेट करिए कि जो बच्चे जो वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक जो उनका नुकसान नहीं हो। आम व्यक्ति है जो पैसे कमाता है, मेहनत से कमाता है, उसका नुकसान नहीं हो। आप जरूर व्यापार करिए, आप पैसे कमाइए, मुनाफा कमाइए, आपको फ्री में कोई चीज नहीं बेचनी है, उसके लिए विज्ञापन भी करिए, पर विज्ञापन में आप लोगों को इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स न दीजिए कि उसको अपनी उस वस्तु के बारे में या उस सेवाओं के बारे में सही तरीके से पता ना चले और वो किसी भ्रम में रह के उस चीज को खरीदे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाइडलाइन भी उन्हीं तमाम लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं गिरवी रखकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसीलिए गाइडलाइन लाई गई है। गाइडलाइन कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसका असर होता है या नहीं होता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों वर्चुअल गेस्ट प्रहलाद कक्कड़ जी का और सोनल डबराल जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।